मेरा सवाल बीजेपी वालों से है क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी परसेंट सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। अरे वो नफरत की राजनीति के बारे में बोल रहा है, ये रोहिंग्या पे पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। नफरत की राजनीति बोल रहा है वो बच्चा, सुनिए उससे और कुछ सीखिए। आप लोगों को हमारे बैकग्राउंड में एक डिबेट हो रही है, उसकी वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी। आगे मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाने वाला हूं। इस डिबेट में किस तरीके से अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती हुई, किस तरीके से उनका जवाब मिला और खुद हिंदू भाइयों ने किस तरीके से जवाब दिया, मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना मेरे भाई, छोड़कर मत जाना। यकीनन देखने और सुनने लायक वीडियो है और किस तरीके से बीजेपी नेता की बेइज्जती हुई भरे मंचों पर, यह जरूर देखकर जाना। उससे पहले इस वीडियो को आखिर तक देखना, लाजमी देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करना। ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, औसे पूरे चुनावी माहौल में गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस सूरत में अंजना ओम कश्यप वो शख्सियत बावजूद उसके कि भैया इतने बेइज्जती होती है, उनकी इतनी बेइज्जती होती है, फिर भी ये लोग AIMIM के पीछा नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं डिबेट में पहुंची जाती है, कहीं ना कहीं वहां पहुंचकर उनसे ऐसे सवालात करते हैं जो फिर बाद में खुद रुसवाई का सामना करना पड़ता है इन साहिबा को, फिर भी ये बाज नहीं आती। जरा देखें आप इस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। देखें। चुनकर जहां जहां ज्यादा मुस्लिम आबादी है चुनावी मैदान में आप उतरते हैं। आपने देखे, ये सच है कि लंबे वक्त तक सेना का ये गढ़ था। आपने 19 में चुनाव जीता जब औरंगाबाद था, लेकिन अब पिछले इस चुनाव में आप हार गए। ये कब तक आप लोग गिनती करते रहेंगे? 20%, 40%, 17%, 16%, जोड़ के उम्मीदवार खड़े करते रहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी मैंने सीखा इस वजह से है अंजना जी, और किससे सीखा आपको पता है? पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मेरे देश के वजीर आजम पंत प्रधान नरेंद्र मोदी, जो देश के पंत प्रधान है, मेरे भी पंत प्रधान है, मेरे लिए भी आदरणीय है, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी का लीडर हूं। अगर इस देश का प्रधानमंत्री ही अगर अपनी जात अगर दिखाने लग गया तो फिर दूसरे लोगों को आप कैसे शिकायत कर सकते? वैसे जी को बुरा तो नहीं लगेगा? मैं आपसे है तो मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मोदी जी ही अगर ये कह रहे हैं कि मैं ओबीसी का लीडर हूँ, तो आप फौरन है तो आप पंत प्रधान, असद अवैसी तो साहब एक MP है, 2 MP है, आप हम देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो? क्या एक जाति के प्रधान है? पहले तो हम दो, हमारे 2 था, आप 2 थे सांसद और 2 विधायक, अब तो एक रह गए। एक काफी होता है, जंगल में शेर काफी होते हैं मेरे। वो कह रहे जंगल में शेर काफी होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दीजिए। वो कह रहे जंगल में एक शेर काफी होता है। देखिए यहाँ पर आकर अगर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं सुनो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर का नाम किसी का बाप भी पैदा हो तो नहीं कर सकता है औरंगाबाद, हम वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देंगे। इसका क्या अर्थ है? ये सही बात किया है, क्योंकि जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि इस औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हम रखेंगे, तो वो काम देवेंद्र जी फडणवीस उन्होंने मुख्यमंत्री रहते समय करके बताया और ये आस्था है संभाजी नगर वालों की, और उन्होंने जो महाराष्ट्र को चाहिए था वो उन्होंने करके बताया। आप पूछेंगे? हमें शहर का नाम चेंज करना ये नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें पानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें यहाँ के लड़कियों को, यहाँ के स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन चाहिए। ना खुदा ही मिलाना बिसाले सनम, जिनकी तरफ आप बोलते रहते हैं वही आपको धिक्कारते हैं। आप ही ने चिट्ठी लिखी थी ना नाना पटोले को, और चाहते थे आप उद्धव साहब को कि हमें भी शामिल करो महाविकास आघाड़ी। उद्धव साहब को मैंने कभी लेटर नहीं, पटोले जी को, उद्धव साहब को नहीं लिखा था, कांग्रेस को और एनसीपी को लिखा था और उनसे ये कहा था कि वोट चाहिए, हमारे लीडर नहीं बनाना चाहते हैं किसी को, कुर्सी पे खुद ही बैठेंगे और हम शतरंजियां उठाना तब तक उठाएंगे करके उसमें, लेकिन नहीं सुने उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी हमारे जो शिवसेना के जो नेता है, पतंग फंसता रहता है चारों तरफ। अरे आप 23 तारीख के दिन देखिएगा, आसमान के अंदर से पतंग ही पतंग नजर आने वाला है, बाकी तो सब जमीन में खेलने वाले। बात करने दो, तुम भी पानी पे नहीं बात कर रहे यार, उनको पानी की बात चल रही है, तुमने पानी की बात ये कर दी उनकी। मैं एक बात बोलता हूं, इस छत्रपति संभाजी नगर में ये यहाँ की 1680 करोड़ की योजना संभाजी नगर में लाने वाले ये भारतीय महायुति की सरकार है, और उन्होंने लाए, जब कोर्ट ने बोला था तो सरकार ने ये उठाया है जिम्मे पे। माइक अंजना जी, ये शहर को पानी कब के मिल गया होता? ये पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को ये दोनों मिलकर देना चाह रहे थे, जिसका नाम था समांतर। ये समांतर किसकी कंपनी है इनसे पूछे? भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के MP सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी, जो हमारे शहर का पानी का ठेका ये दोनों 20 साल के लिए दे रहे थे, क्योंकि 20 साल इनको है तो मलाई मिलने वाली थी। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी परसेंट सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम हरा भगवा औरंगजेब संभाजी महाराज इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। किसी ने कहा था कि दिवाली में अली है और राम रमजान में दिवाली में अली है और राम रमजान में सबका मालिक है कि जान में, तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जातिवाद कास्टिज्म क्यों? ये सही बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयत्व की राजनीति करती है, संस्कृति की राजनीति करती है। जहां इस देश में घुसपैठ, रोहिंग्या रहो या बांग्लादेशी रहो, इनको निकालने का अभियान जरूर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। निश्चित स्वरूप से
एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बातें राष्ट्रीयत्व के लिए कही गई, जो राष्ट्रीयत्व को छेद देने की बात करेगा, और ये सब हम राष्ट्रीयत्व के लिए बात की गई है। अरे वो नफरत की राजनीति के बारे में बोल रहा है, ये रोहिंग्या पे पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। नफरत की राजनीति बोल रहा है वो बच्चा, सुनिए उससे और कुछ सीखिए। मेरा सवाल है, जब आदर्श बैंक घोटाला हुआ था छत्रपति संभाजीनगर में 200 करोड़ का, सब यहाँ हिंदू है, कोई राष्ट्रवादी वाले, कोई कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सिंडिकेट वाले, एमआई वाले, खाली सिर्फ इम्तियाज जलील साहब ने वो पूरा मैटर पूरा सॉल्व किया वाला है। इंडिया का पहला मैटर है आज के रिकॉर्ड में बैंक का, कि जिन्होंने इतना फास्ट उसका निकाल लगा कि लोगों को पैसे देने का काम किया है। मैं हिंदू, मेरे गले में दुपट्टा है भगवा, लेकिन जो सही है वो सही कहना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो। लाडली बहन योजना है तो पहले ऐसा होता था कि टेबल के नीचे से रिश्वत देकर फिर वोट खरीदते थे। अभी ऐसा है कि खुल्लम खुल्ला ऊपर से हमारे पैसों में से हमको ये देकर हमसे वोट खरीदे। और जब यही लाडली बहन रास्तों पर निकलती है तो व्हाट अबाउट द सेफ्टीज? का तो हमें खुल्ला भारतीय जनता पार्टी क्या बढ़िया था गुरु। तो मेरे भाई, आप लोगों ने देख लिया ना, कुछ इस तरीके का काम आज किया जा रहा है। और इस तरीके से भैया इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद भी ये भैया ऐसे ऐसे डिबेट में शामिल हो जाती है, फिर उसके बाद इनको रुसवाई का सामना देखना पड़ता है। भैया जबरदस्त तरीके से क्या हिंदू भाई ने सवाल पूछा और क्या जवाब मिला, ये आप लोगों ने देखा। भाई मजा आ गया देखकर। वैसे आप तमाम लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, क्या भैया अभी जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने जा रहा है, औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब चुनावी मैदान में उतरे हुए, क्या हो सकता है इनकी जीत पक्की? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, क्योंकि आपके एक कमेंट से अगर AIMIM नेता इम्तियाज जलील के सपोर्ट में आती है तो मुझे लगेगा कि भैया कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब का सपोर्टर है मौजूद, और हो सकता है ये चुनाव इम्तियाज जलील साहब के हक में आए और ये फैसला इम्तियाज जलील साहब के हक में आए। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।